नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का बड़ा बयान। तीनों सेनाओं को साफ संदेश देकर कहा कि लद्दाख में बढ़ाएं अपने सैनिक और हर विपरीत स्थिति के लिए सैनिक रहे तैयार। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से आर पार का ऐलान यहां पर सीडीएस बिपिन रावत ने कर दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जल्द होंगे पाकिस्तान के कई टुकड़े, पाकिस्तान में बगावत का बिगुल, खतरे में इमरान सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन की हालत खराब, भारत अमेरिका देंगे बड़ा झटका और अहम बैठक पर टिकी है इस वक्त दुनिया की निगाहें। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जो अहम बैठक होने वाली है उसमें क्या नतीजे निकलेंगे, सब चीजें हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करता है तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सीडीएस बिपिन रावत का तीनों सेनाओं को साफ संदेश, लद्दाख में बढ़ाएं सैनिक, हर विपरीत स्थिति के लिए रहें तैयार। जी हां दोस्तों, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से लद्दाख बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए दिया जलाने की अपील की है, वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को सैनिकों की तैनाती करने के साथ साथ किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। नेवी के समुद्री कमांडो को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने के लिए कहा गया है, जहां भारतीय सेना की गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में पैंगोंग टागन झील के दोनों किनारे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। भारतीय विशेष बलों के साथ मार्कोस को तैनात किया जाएगा, जो ध्रुवीय रेगिस्तान में भी भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का सामना कर सके। तैनात सैनिक ध्रुवीय सर्दियों के कपड़ों और मास्क के अंतिम शिपमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि नवंबर के पहले सप्ताह तक अमेरिकी सेना से आने की उम्मीद है। पीएलए की तरह ही भारतीय सेना एलएसी पर लंबे समय तक के लिए मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। सेना 1 इंच जमीन को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। पीएलए ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक जैमर तैनात कर दिए हैं और शिनजियांग और तिब्बत दोनों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के अनुसार जनरल रावत ने तीनों सेवाओं के लिए यह स्पष्ट कर दिया है कि लद्दाख में 1597 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ तैनात सैनिकों, तोपखाने और टैंकों के साथ सामान्य समय नहीं है। उन्होंने कहा, पूर्वी लद्दाख में स्थिति किसी भी समय बदतर हो सकती है। सशस्त्र बलों को किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ पूरी उत्तरी सेना कमान और पश्चिमी वायु कमान बर्फ में तैनात हैं, हम में से बाकी लोग त्योहार मना रहे हैं और गोल्फ खेल रहे हैं। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि लद्दाख में युद्ध चल रहा है। भारतीय नौसेना को अफ्रीका के तट से दूर पीएलए नौसेना की तैनाती के बारे में चिंतित होने की बजाय हिंद महासागर में चीनी युद्धपोत गतिविधि की निगरानी करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। लक्षद्वीप और एएनसी के भारतीय द्वीप क्षेत्र राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की कुंजी हैं, क्योंकि वे फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का जल डमरू मध्य तक दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन पर हावी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में बगावत का बिगुल, खतरे में इमरान सरकार। जी हां दोस्तों, इमरान खान अपने घर में बुरी तरह घिर गए हैं। विपक्षी दलों की एकता ने इमरान खान की कुर्सी हिलाकर रख दी है। कल क्वेटा में हुई रैली में नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम ने इमरान और आर्मी चीफ बाजवा पर जमकर हमला बोला। नवाज ने जहां पाकिस्तान की बदहाली के लिए बाजवा को सीधे जिम्मेदार ठहराया, वहीं मरियम नवाज ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इमरान का सिलेक्टर करार देते हुए इस्तीफा तक मांग लिया। जाहिर है, विपक्ष की रैलियों में उमड़ रही भीड़ को इमरान के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। विपक्षी दलों की तेज होते विरोध के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के मुख्य विपक्षी दलों ने रविवार को सुरक्षा खतरों के बावजूद इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपने राष्ट्रीय अभियान के तहत क्वेटा में तीसरी बड़ी रैली की। अशांत माने जाने वाले दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी में हुई इस रैली में इमरान खान गद्दी छोड़ो के नारों की गूंज सुनाई पड़ी। सुरक्षा एजेंसियों ने रैली को लेकर आतंकी हमले की चेतावनी दी थी, मगर इसके बावजूद रैली में हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। रैली स्थल से कुछ ही किलोमीटर दूर तक एक जबरदस्त विस्फोट भी हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। विपक्षी दलों की इस रैली को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए लंदन से संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान शरीफ ने खुलासा किया कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के पीछे पूरी सेना नहीं थी। उन्होंने कहा कि सेना के कुछ जनरलों का इस युद्ध में हाथ था। उन्होंने कहा कि इन जनरलों ने पूरी सेना को युद्ध में झोंक दिया और देश और समाज को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जिसमें कुछ भी हासिल नहीं होना था।
पूर्व प्रधानमंत्री ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए यहां तक कहा कि युद्ध में झोंक दिए गए सैनिकों के पास हथियार तक नहीं थे। ऊंची चोटियों पर युद्ध में फंसे सैनिकों के पास खाने पीने तक का सामान नहीं था। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, मगर यह भी सोचना होगा कि देश और समाज को इससे क्या मिला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की हालत खराब, भारत अमेरिका देंगे झटका, अहम बैठक पर टिकी निगाहें। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को मजबूत करने और चीन पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए आगामी 2 दिन बेहद खास हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर 2 दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होनी है। इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के दौरान अमेरिका के साथ देश की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने वाली है। इसके लिए यूएस के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर आज दिल्ली आएंगे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच ये बैठक इसलिए ही खास है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का 1 हफ्ता ही बचा है। इसके पहले वार्ता के तीसरे संस्करण में हिस्सा लेने दोनों नेता भारत आ रहे हैं। भारत यूएस के मंत्रियों के बीच कल यानी मंगलवार को वार्ता होगी। वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई अहम सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दोनों देश संस्थागत इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट पर समझौता कर सकते हैं और तीनों सेनाओं के अभ्यास को मानव रहित अंतरिक्ष और पानी के भीतर जैसे विभिन्न आयामों तक पहुंचा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनएसए डोभाल ने दिया बड़ा बयान, बोले दूसरे की इच्छा पर नहीं, खतरा देखकर लड़ेंगे युद्ध। जी हां दोस्तों, रविवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विजयादशमी के इस पर्व पर चीन समेत दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डोभाल ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसी की इच्छा पर नहीं बल्कि जरूरत और खतरे को देखकर युद्ध किया जाएगा। डोभाल के इस बयान को चीन के संदर्भ में लिया जा रहा है। डोभाल ने कहा है युद्ध लड़ेंगे मगर अपनी मर्जी से। वह कहते हैं कि हम युद्ध कोई आपकी इच्छा से नहीं लड़ेंगे, जहां से हमें खतरा है हम वहां युद्ध लड़ेंगे। वह कहते हैं कि हम युद्ध अपनी जमीन पर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, मगर निजी स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इस बयान पर सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। सरकार ने कहा कि बयान कोई चीन को लेकर नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक सोच पर था, लेकिन बावजूद इसके भारत युद्ध की धमकी या फिर खतरे से नहीं डरता। हम युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान, देश के सभी नागरिकों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रताप सारंगी बालासोर में एक चुनावी सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों को कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी। बीजेपी द्वारा बिहार के लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ राजग पर महामारी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री ने किया है सबको वैक्सीन देने का वादा। बालासोर में 3 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए एक सभा को संबोधित करने के बाद सारंगी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सभी लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण पर करीब 500 रुपए खर्च होंगे। इससे पहले दिन में उड़ीसा सरकार में मंत्री आरपी स्वैन ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी पर हमला बोलते हुए कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में जवाब मांगा था, जिसके बाद सारंगी ने यह दावा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा विवाद के बीच जवानों से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन को दिया कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, सीमा पर चीन से चल रहे तनाव के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर रविवार सुबह बंगाल के दार्जिलिंग स्थित सुकना सैन्य कैंप में अत्याधुनिक हथियारों की पूजा की और चीन को सख्त संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी हमारी सेना किसी को नहीं लेने देगी। सिक्किम में चीन की सीमा के पास नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार शाम दार्जिलिंग पहुंचे राजनाथ सिंह ने सैनिकों को भी संबोधित किया और उनका हौसला बढ़ाया है। आप जैसे बहादुर सैनिकों के कारण ही इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। सारे देश को आपके ऊपर नाज है। मैं विजयादशमी के पर्व की आप सभी को एवं आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी उनके साथ मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, भारत चाहता है कि तनाव खत्म हो और शांति स्थापित हो, लेकिन कभी कभी नापाक गतिविधियां होती हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हमारी सेना भारत की 1 इंच जमीन भी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगी।
रहेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से हमारे जवानों ने बहादुरी से जवाब दिया, इतिहासकार हमारे जवानों की वीरता और साहस के बारे में सुनहरे शब्दों में लिखेंगे। राजनाथ सिंह ने ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा करने के बाद की। वहां उन्होंने शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जिस त्रिशक्ति कोर्स में हम सब आज उपस्थित हुए हैं, इसका एक बड़ा सुनहरा इतिहास रहा है। खासकर 1962, 1967, 1971 और 1975 में इस त्रिशक्ति कोर ने शौर्य और पराक्रम को उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह शानदार रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अजीत डोभाल की चीन पाकिस्तान को चेतावनी, यह नया भारत जहां से खतरा होगा वहीं करेंगे मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विजयादशमी के मौके पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। चीन के साथ LAC पर जारी तनाव के बीच डोभाल ने संतों की एक सभा को संबोधित करते हुए रविवार को कहा कि नया भारत नए तरीके से सोचता है और हम भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी लड़ेंगे। हमें जहां भी खतरा दिखेगा हम वहां प्रहार करेंगे। डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने किसी पर भी पहले आक्रमण नहीं किया, इसके बारे में सबके अपने विचार हैं। अगर खतरा कहीं से आ रहा था तो कर देना चाहिए था, देश को बचाना आवश्यक होता है। उन्होंने आगे कहा कि हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, यह तो जरूरी नहीं, हम वहीं लड़ेंगे जहां से हमारे ऊपर खतरा आ रहा है और हम उस खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। डोभाल ने आगे कहा कि हमने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं किया, हम युद्ध तो करेंगे, अपनी जमीन पर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए करेंगे। माना जा रहा है कि डोभाल ने अपने बयान के जरिए पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया है। हालांकि आधिकारिक सूत्र इससे अलग राय रखते हैं। डोभाल के बयान के बाद आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सभ्यता के संदर्भ में था। उनकी टिप्पणी मौजूदा संदर्भ में किसी के खिलाफ नहीं है। बता दें कि बीते दिनों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरियाई युद्ध की सालगिरह पर राष्ट्रवादी संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि हम कभी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को नुकसान पहुंचाने की किसी को अनुमति नहीं देंगे। जिनपिंग ने कहा था कि हम किसी को अपने देश में घुसपैठ और हमारी पवित्र मातृभूमि के विभाजन की इजाजत नहीं देंगे। अगर ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति आती है तो चीनी लोग निश्चित रूप से इसका प्रतिकार करेंगे। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति का यह बयान भारत, अमेरिका या ताइवान के लिए हो सकता है। तीनों देश फिलहाल चीन के लिए चुनौती बने हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के बाद अमेरिका ने भी माना ताकतवर हो रहा है भारत, कहा साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक। जी हां दोस्तों, अमेरिका क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत का स्वागत करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले यह कहा। उसने यह भी कहा कि भारत के 1 जनवरी 2021 से शुरू हो रहे UNSC के कार्यकाल के दौरान अमेरिका उसके साथ काम करने को लेकर भी उत्सुक है। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में होने जा रही तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले विदेश मंत्रालय ने एक फैक्ट शीट में कहा, भारत के एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बनकर उभरने का अमेरिका स्वागत करता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के आगामी कार्यकाल के दौरान उसके साथ निकटता से काम करने को भी उत्सुक है। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अपने भारतीय समकक्षों क्रमशः राजनाथ सिंह तथा S जयशंकर के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि एस्पर और पोम्पियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में सरकारी और कारोबारी जगत के अगुवाओं से भी बात करेंगे। फैक्ट शीट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों और स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत के लिए प्रतिबद्धता पर निर्मित मजबूत तथा बढ़ते द्विपक्षीय संबंध हैं। चीन ने भी माना था बढ़ रही है भारत की ताकत। आपको बता दें कि भारत और अमेरिकी के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों के मायने तलाशते हुए चीन ने कहा है कि भारत की राष्ट्रीय ताकत बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। हालांकि उसने ये भी कहा कि अमेरिका की ताकत घट रही है और उभरता हुआ भारत इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही है 2+2 बैठक और संभावित बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट को लेकर विस्तार से लेख छपा हुआ है। फुदान यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर और अमेरिकन स्टडीज सेंटर के प्रोफेसर झांग जियाडोंग ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और इस बैठक पर ध्यान देने को लेकर 4 कारक अहम हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीनगर, महबूबा के बयान पर बवाल, तिरंगा फहराने लाल चौक पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, हिरासत में लिए गए। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। सोमवार सुबह श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में
महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर की मशहूर लाल चौक पहुंचे और तिरंगा फहराने की कोशिश की। लाल चौक के क्लॉक टावर पर कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी की ओर से सोमवार को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सेना की 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस आज से, इन मुद्दों पर चर्चा के आसार। जी हां दोस्तों, सेना की 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस सोमवार से शुरू हो रही है। इसमें मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विशेष तौर पर चर्चा होने के आसार हैं। सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उसी दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत एवं सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तीसरे दिन बीआरओ के डीजी भी संबोधित करेंगे, जिसमें वे अपनी परियोजनाओं की प्रगति और उन्हें पूरा करने के लिए किए जा रहे ऑटोमेशन के प्रयासों की भी जानकारी देंगे। यहाँ काफी समय से लंबित सुधारों पर चर्चा की जाएगी। सुधारों में विभिन्न समारोह आयोजित करने की परंपराओं और गैर सैन्य गतिविधियों में कटौती आदि शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्र के सामने सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा के अलावा सैन्य कमांडर संसाधनों के उपयोग के लिए अलग अलग आंतरिक समितियों द्वारा विभिन्न सुधारात्मक उपायों को लेकर की गई सिफारिशों पर चर्चा करेंगे। सेना की संचालन क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे करेंगे और सभी शीर्ष सैन्य कमांडर इसमें हिस्सा लेंगे। सूत्रों ने बताया कि कुछ प्रस्ताव जिन पर सम्मेलन में चर्चा होगी, उनमें सेना दिवस व प्रादेशिक सेना दिवस परेड को बंद करना या कम करना, विभिन्न यूनिट में स्थापना दिवस व युद्ध सम्मान दिवस पर आयोजनों की लागत कम करना आदि शामिल हैं। बताते चले कि कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच 7वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत से यहां शीर्ष सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक लोगों ने पूर्वी लद्दाख के मौजूदा हालात की समीक्षा करने के साथ ही बैठक की रणनीतियों पर चर्चा की थी। कोर कमांडरों की यह बैठक 12 अक्टूबर को हुई थी। इसमें कोर कमांडरों के बीच पूर्वी लद्दाख के सभी टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों को हटाने की रूपरेखा तय करने के एजेंडे पर बातचीत हुई थी। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख के मौजूदा हालात की समीक्षा करने के साथ ही कोर कमांडरों की बैठक में भारत की तरफ से उठाए जाने वाले मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएसजी में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख शामिल थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर जारी तनाव के बीच टॉप कमांडर्स की सबसे बड़ी बैठक आज, हो सकते हैं ये अहम फैसले। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडरों की कॉन्फ्रेंस सोमवार से दिल्ली में शुरू होगी। 4 दिन तक चलने वाली ये बैठक चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद होने वाली सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। इस बैठक में उप सेनाध्यक्ष, सभी सेना कमांडर, सभी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स के अलावा दूसरे कई सीनियर अफसर मौजूद रहेंगे। सेना की मुख्य रणनीतियों पर होगी चर्चा। 26 तारीख से शुरू होने वाली सेना के इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को तीनों सेनाध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अलावा रक्षा मंत्री भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि साल में 2 बार होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में लंबी चर्चाओं के बाद सेना की सभी मुख्य रणनीतियां बनाई जाती हैं। चीन के साथ पिछले 5 महीने से ज्यादा समय से चल रहे सबसे गंभीर तनाव के बाद ये कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 दिन होंगे, इसलिए खास। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन पूरे दिन सेना में सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसी दौरान नियंत्रण रेखा पर तैनात 50,000 सैनिकों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। 27 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी कमांडर्स को संबोधित करेंगे। वहीं 28 तारीख को सेना अलग अलग सेना कमांडरों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। जबकि 29 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हर पहलू पर बारीकी से चर्चा की जाएगी और उसकी समीक्षा होगी। इस दिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल सीमा पर चल रहे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में रिपोर्ट देंगे। दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा हुआ है। चीन के साथ मौजूदा तनाव की जड़ भारत द्वारा एलएसी पर किया जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत सड़कें, पुल और पहाड़ों के नीचे सुरंगों का निर्माण कर रहा है। इसी महीने मनाली से लेह के रास्ते पर रोहतांग पास के नीचे अटल टनल को आवागमन के लिए खोला गया है। श्रीनगर से लेह के रास्ते पर जो जिला पास के नीचे से एक और रणनीतिक महत्व की टनल का काम भी इसी महीने शुरू हो गया है। इसके अलावा लद्दाख में कई रणनीतिक महत्व की सड़कें या तो बनाई जा रही हैं या उनकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युद्ध को तैयार देश, अब नहीं बचेगा चीन। युद्ध अभ्यास में कई देश की सेनाएं शामिल। जी हां दोस्तों, चीन से बिगड़ते संबंधों को देखते हुए अब भारत के साथ ही अमेरिका ने भी हर स्तर पर अपनी युद्धक तैयारियां कर ली है। अमेरिका ने चीन से बढ़ते तनाव के बीच फाइटर जेट, स्ट्रेटेजिक परमाणु बॉम्बर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर इन दिनों हमले का अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही इस युद्ध अभ्यास को ग्लोबल थंडर 21 नाम दिया गया है। इसमें चीन के विरुद्ध अमेरिका के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी हिस्सा ले रही है। वहीं अभी हाल ही के दिनों में दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में अमेरिका का चीन के गर्मा गर्मी काफी बढ़ गई है। इस दौरान
अमेरिकी सेना किसी निश्चित लक्ष्य के खिलाफ परमाणु हमला करने और उससे बचाव की अपनी तैयारियों को जांच रही है। ऐसे में इस युद्धाभ्यास में परमाणु हमला करने में सक्षम अमेरिका के B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, B-1 बी बॉम्बर, B-2 स्प्रेड स्टेल्थ बॉम्बर्स अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। वहीं हाल ही के दिनों में अमेरिका ने B-1B विमान का एक बेड़ा चीन के पास गुआम में तैनात किया है। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड कई क्षेत्रों में इस युद्धाभ्यास का आयोजन करवा रही है। इसमें स्ट्रेटेजिक कमांड का मुख्यालय नेब्रास्का में ऑफ्टेड वायुसेना बेस भी शामिल है। मिसौरी में व्हीटमैन एयरफोर्स बेस कारण आसपास के हवाई क्षेत्र को सामान्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बता दें, B-1B बॉम्बर को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स इसके 100 यूनिट्स को ऑपरेट करती है, जिसमें से कुछ एशिया और यूरोप में भी तैनात हैं। ये जहाज परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह बॉम्बर एक बार में 34,019 किलोग्राम वजन तक के बमों को लेकर जा सकता है। इसने सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक युद्ध में अपनी बमबारी से दुश्मनों के पांव उखाड़ दिए थे। यह एक ही उड़ान में दुनिया के किसी भी कोने तक जाने और बमबारी कर वापस आने में सक्षम है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।